नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ऐसे में आज बात करेंगे मजदूरों के हकों की, उनकी मजदूरी की, उनके लिए सुविधाओं की, उनके लिए चल रही सरकारी योजनाओं की। यदि राजस्थान की बात करें तो साल 2024 के लिए राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन को आधिकारिक तौर पर संशोधित किया गया। ऐसे में प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित मुआवजा मिलेगा। अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दर रुपए 7,410 प्रति माह, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर 9,334 रुपए प्रति माह। मजदूरों के लिए यानी उनके कल्याण के लिए ई श्रम कार्ड और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना समेत कई योजनाएं इस वक्त चल रही हैं। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने श्रमिकों के हित में राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 भी शुरू की है। इन सबके बाद भी हम देखते हैं कि श्रमिकों को उनका हक नहीं मिल पाता है। काम की जो मजदूरी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज मजदूरों का वोट बैंक हासिल करने के लिए कई तरह के दावे और वादे करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद कई बार उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि तमाम दावों और वादों के बाद भी मजदूरों का हाल आखिर क्यों बेहाल है? सरकारों से मजदूरों का भरोसा आखिर क्यों टूट रहा है? और मजदूरों के हकों की बात आते ही सियासत क्यों होने लगती है? आखिर कौन लेगा मजदूरों की सुध? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये रहेगा कि मजदूर आज भी बेहाल आखिर क्यों है? इसका कारण क्या है? उसके लिए कई योजनाएं बन गई, बड़ी बड़ी योजनाएं बन गई और विस्तृत योजनाएं बन गई। मजदूरी दर तय हो गई, सरकार के तमाम वादे पूरे हो गए, लेकिन जब दावा सामने आ रहा है तो वो उतना पुख्ता क्यों नहीं आ रहा? और सियासत मजदूरों पर क्यों हो रही है? ये हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ करणवीर राजपुरा जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। डीके छंगाड़ी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कार्यकारी अध्यक्ष हैं एटक के, बहुत स्वागत है छंगाड़ी साहब का भी। और आप सभी मेहमानों के स्वागत के साथ ही सबसे पहले तो आज विश्व मजदूर दिवस है। हमारे सभी मजदूर भाइयों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो साल भर अपने अथक परिश्रम से हमारे लिए जो कार्य करते हैं उससे कहीं ना कहीं हम लोग साल भर सहज रूप से अपने कार्यों को कर पाते हैं। मेहनत किसी और की होती है। मैं शुरुआत करूंगा छंगाड़ी साहब आप ही से। ये बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे मजदूर भाइयों बहनों के लिए बनती है, उनके बच्चों के लिए बनती है, वो वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध मजदूरों के लिए भी बनती है, लेकिन फिर भी हम क्यों देखते हैं जब मजदूर का जिक्र हमारे मन में आता है और वो छवि भी हमें याद आती है, फावड़ा लिए हुए मजदूर जो किसी चौराहे पर खड़ा हुआ है अपनी बारी का इंतजार करता हुआ कि आज की दिहाड़ी के लिए कोई उसे लेकर जाएगा। उसके पास कोई पुख्ता भविष्य नहीं है, उसे सिर्फ आज की फिक्र ही मारे डालती है। इस छवि से कैसे मजदूर सश्रम और आत्मनिर्भर हो पाएगा? दोनों बूते जी। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के ऊपर में अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। मैं उन तमाम बातों की चर्चा नहीं करना चाहता कि कौन कौन से कानून हमारे देश के अंदर में श्रमिकों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए बन गए हैं जी।
उन कानूनों के बनने के बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका लागू करने का जो तरीका है, उस तरीके के बारे में मैं खास करके बात करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की स्थापना 15, 16, 18 घंटे की ड्यूटी की बजाय 8 घंटे का दिन हो, इस बात को लेके हुई थी। अभी हमने देखा न सिर्फ भारतवर्ष के अंदर, राजस्थान में, बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में सब जगह 12 घंटे का दिन बना दिया गया है। हमारी यूनियन है भीलवाड़ा के अंदर में है, जितने भी टेक्सटाइल मिल्स हैं सब में 12 घंटे काम करवाया जाता है। कानून के मुताबिक उनको 8 घंटे के बाद में डबल द रेट ओवर टाइम मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। और ये खाली बीमारी खाली भीलवाड़ा की नहीं है, जितने भी श्रमिक केंद्र हैं, भिवाड़ी के अंदर में, नीमराणा के अंदर में, जयपुर के अंदर में, जोधपुर के अंदर में, वहां पर सब जगह जो है डबल द रेट ओवर टाइम नहीं मिलता, उनको 12 घंटे की ड्यूटी की जाती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ न्यूनतम वेतन का प्रश्न आता है, राजस्थान के अंदर में न्यूनतम वेतन आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उन तमाम स्टेट से छूट कम है। 280 रुपया आज के तारीख के अंदर में आदमी को 6,000 7,000 रुपया मिले तो उससे गुजारा नहीं होता। आज बाहर के गांव से आया हुआ आदमी 2,500 3,000 रुपये का किराए का कमरा ले लेगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा। उनको ये कहने के लिए कि भाई सरकारी सुविधाओं से उनको लाभ मिल जाएगा, तो सरकारी सुविधाओं का लाभ इसलिए भी नहीं मिलता कारण कि उसको 8 घंटे का 7 दिन काम करना पड़ता है, कारण कि अगर संडे को काम नहीं करेगा तो उसकी दिहाड़ी पूरी नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया के अंदर में आज एक नया ट्रेंड चला है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में 5 दिन का सप्ताह होता है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, यूरोप के अंदर में, स्कैंडिनेविया कंपनीज के अंदर में 4 दिन का सप्ताह किया है और 6 घंटे का दिन इस तरह से करने के लिए सारी कोशिशें चल रही है। पर हमारे देश के अंदर में जैसे नारायण मूर्ति ने भी कहा कि काम के घंटे और बढ़ा देना चाहिए। पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिकों का और ज्यादा शोषण करना चाहता है और वो और ज्यादा एक्सट्रैक्ट मजदूरों से श्रम और ज्यादा लेना चाहता है। तो उनके भावनाओं को समझकर उनको वास्तव में उनके कल्याणकारी कार्यों को और उनको सुविधाएं देने की जो बात है वो नजर, इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ ये है जी कि राजस्थान के अंदर में श्रम विभाग जो है वो पंगु हो गया है। श्रम विभाग के पास में कोई भी शिकायत आप कीजिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है जी। मैंने भवानी मंडी, जहाँ बिरला जी की एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ शिकायत की कि भाई किस तरीके से 12 घंटे की ड्यूटी वहाँ पर है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आज 4 साल हो गए, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। श्रम विभाग जो है पूरी तरीके से पूंजीपतियों के दबाव के अंदर में है और सरकार के ऊपर में भी उसका कोई सुनवाई करने की कोई मंशा उनके नहीं है। उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं इस पर उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत भी है। छंगाड़ी साहब, एक मैं आरबीआई रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहूंगा। 2021-22 की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि खेतिहर मजदूरों की जो दिहाड़ी का उस वक्त राष्ट्रीय औसत था वो था 323 रुपये, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खेतिहर मजदूरों की दिहाड़ी 217 रुपये थी, गुजरात में 220 रुपये थी और केरल में, जी हाँ, केरल के खेतिहर मजदूरों की 726 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी मिली थी। ये आरबीआई की रिपोर्ट थी 2021-22 की। चलिए अब हम रुक करते हैं कृष्ण कुमार जी का। कृष्ण कुमार जी, योजनाएं मैं देख रहा हूं, काफ़ी तरह की योजनाएं आप लोगों ने लाई है, जिसमें मजदूरों को पेंशन योजना भी है 2,000 रुपये तक की, और भी कई सारी योजनाएं हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या हमारे मजदूर भाइयों तक ये जो आपकी योजनाएं हैं इनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है? सबसे पहले तो आज श्रमिक दिवस की सबको शुभकामनाएं, बधाई। और दुनिया को चलाने का काम श्रमिक करता है और श्रम से ही दुनिया चलती है। और उसके कल्याण की जितनी योजना आजादी के बाद बननी चाहिए थी और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से योजनाएं बनी, कानून बने और इम्प्लीमेंट नहीं हुए। योजनाएं बनी तो डिलीवर नहीं हुई, ये खामियां रही। लेकिन गत 10 वर्ष में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए और मजदूर के लिए जितनी योजनाएं चलाई हैं उनको डिलीवर करने की गति भी बहुत तेजी से बढ़ाई है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लोगों को मकान मिलने की गति बढ़ी है। 10 साल में 2 करोड़ से अधिक लोगों को मकान मिले हैं। जनधन योजना हो, बड़ी संख्या में खाते खुले हैं। और प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि का बड़ी संख्या में किसानों को, श्रमिकों को लाभ मिला है। गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण भी डिलीवर हो रहा है, तो मिल रहा है। उज्ज्वला योजना भी गरीब के लिए थी, श्रमिक के लिए थी, उसको उसका लाभ मिला है। अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना और साथ ही साथ विश्वकर्मा योजना, करीब 10 योजनाएं। और भारत सरकार के करीब कुछ योजनाओं में 2 मंत्रालय, किसी में 3, किसी में 10, किसी में अधिकतम 21 मंत्रालय भी मिलकर योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। डिलीवर भी हो रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र में अतीत की खामियां बैठी हैं और जिस प्रकार का हमारे यहाँ का श्रमिक कानून है और जिस प्रकार की हमारी यहाँ न्याय व्यवस्था है, सुनवाई की शिथिलता में सुधार अभी भी आम आदमी कर रहा है पुकार, लेकिन उसकी चित्कार न्यायालय तक नहीं सुनी जा रही है, प्रशासनिक तंत्र में बड़े लोगों में नहीं सुनी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन अपेक्षित है। और श्रमिक दिवस पर इसकी चर्चा करके जो पहल इंडिया न्यूज कर रहा है, साधुवाद, बधाई की कहीं न कहीं आपकी चर्चा से ही सही लोगों के कान में जमी गड़ तो झड़ेगी। जी जी, ठीक है। करणवीर जी, अब थोड़ा सा आपसे भी जानते हैं क्या इन आज़ादी के बाद के जो हमारे तमाम साल रहे और एक लंबा दौर कांग्रेस पार्टी का रहा, प्रदेश में, देश में, इस देश के आधारभूत ढांचे को खड़ा करने से लेकर उसको आगे बढ़ाने तक कांग्रेस पार्टी का योगदान, मजदूर आज 2024 में कहां पर आप पाते हैं? क्योंकि मैंने शुरुआत में एक बात कही थी और वो कहते हुए मेरा भी गला भर आया था, क्योंकि देखिए सर, हम अच्छी से अच्छी योजनाएं मजदूरों के लिए बनी हों, बड़ी से बड़ी योजनाएं बनी हों, लेकिन आज भी चौक चौराहों पर जब मजदूर दिखाई देता है तो वो फिर बड़ी असमंजस की स्थिति में हम लोग भी पड़ जाते हैं कि आज भी दिहाड़ी मजदूर की स्थिति वहीं पर क्यों रुकी हुई है। जी श्रीमान जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो 1 मई मजदूर दिवस की पूरे समस्त देशवासियों को बधाइयां, सभी राजस्थान वासियों को बधाइयां। दीपक जी, इस देश की नींव के अंदर जितना एक गरीब मजदूर का योगदान है, शायद उतना ही नेता, अभिनेता और इन दूसरे लोगों का नहीं होगा। मजदूर अपनी मेहनत से इस देश को खड़ा करने का काम किया है। वो आजादी के इन तमाम वर्षों के अंदर उनका भरपूर योगदान रहा है। पिछले 10 सालों का जो अन्याय काल है उसको कहीं ना कहीं मजदूर नहीं भूल सकता। कहीं ना कहीं उस दुर्गति के लिए यह पिछले 10 साल का अन्याय काल भी जिम्मेदार है। वास्तविक मजदूरी के अंदर मजदूरों में कमी आई है। मोदी जी की जो ठेका प्रणाली है उसके अंदर मजदूरों के लिए समस्या हुई है। मनरेगा को जिस तरह खत्म करने का काम किया गया है, कोविड को आप कैसे भूल सकते हैं? कोविड के दौरान जिस तरह की अनियमितताएं, जिस तरह की परेशानियां, जिस तरह की उदासीनता और जिस तरह की हिटलरशाही मजदूरों ने सहन की है, शायद हिंदुस्तान का मजदूर उनको भूल नहीं सकता और आपको भूलना नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा, जो इंदिरा गांधी जो मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोजगार अधिनियम लेके आई, उससे कहीं ना कहीं मजदूरों को संबल मिली। जो मिनिमम वेजेस उनको मिलने लगा, कहीं ना कहीं देश की प्रगति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उन मजदूरों को संबल देने का काम किया है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने गिग वर्कर्स, श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा और न्याय के अंदर राजस्थान न्यूनतम गारंटी विधेयक का पारित किया और उन गिग वर्कर्स को एक सुरक्षा का माहौल प्रदान किया। उनको जीवन बीमा की सुविधा प्रदान की ताकि वह अनियमित रूप से काम न कर सके और अपने जीवन यापन को तसल्ली से चला सके। इसके साथ ही आज आप देखिएगा कि मनरेगा के अंदर कम से कम 1560 करोड़ श्रमिक आज भी कार्यरत है और कांग्रेस पार्टी बात करती है श्रमिक न्याय की। किस तरह का श्रमिक न्याय? उनकी मजदूरी तय होनी चाहिए। राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि 400 रुपए मजदूर की मजदूरी तय होनी चाहिए, दैनिक मजदूर की, उसका न्याय लेने की बात कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उसके साथ होने वाले अपराध, असंगठित अपराध है, मारपीट है, उन चीजों से मजदूर कैसे लड़ेगा? इन चीजों की पैरवी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। श्रम सम्मान की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम दैनिक वेतन की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और सुरक्षित रोजगार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। जिस तरह से मोदी सरकार ने सेठों का घर बनने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी सदैव मजदूरों के पेट और उन हितों की बात करती है। आज भी आप मान के चलिए, इस देश के हालात
मजदूर और कांग्रेस पार्टी का हाथ ही बदल सकते हैं। ठीक है। बस एक बड़ी अच्छी सी कहावत है मजदूर और मजदूरी को ही लेकर कि मजदूर को उसकी मजदूरी का पैसा तब तक मिल जाए, मतलब मजदूर के पसीने सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी का पैसा मिल जाए। अगर ऐसा हो तो वाकई हम लोग भी मजदूरों के साथ खुद को भी धन्य समझेंगे कहीं ना कहीं। दैनिक मजदूरी का देने का काम कर रही है आदरणीय। ठीक है सर, छंगाड़ी साहब का रुख करना चाहेंगे। छंगाड़ी साहब, राजस्थान सरकार में ये जो विश्वकर्मा योजना चल रही है, ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का जो उद्देश्य है वो मजदूरों को और रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो हमारे भाई हैं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स, उनका कल्याण इस योजना के थ्रू हो। 60 साल तक पहुंचने पर जो पात्र उसमें व्यक्ति हैं उनको 2000 रुपये बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पर इतना राशि क्या आप पर्याप्त मानते हैं मजदूर भाइयों के लिए? असंगठित श्रमिकों के लिए कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं पेंशन के लिए। सामाजिक सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है और सामाजिक सुरक्षा दो तरीके से होती है, एक तो पेंशन के मार्फत, दूसरा चिकित्सा के मार्फत। तो ESI और PF कमीशन की स्थापना नेहरू जी ने जो की थी वो कल्याणकारी राज्यों के उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की थी। अब आपको सुन के ताज्जुब होगा कि PF कमीशन के पास में 1 लाख करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, वो मजदूरों को अभी तक मिला नहीं है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस और ESI और PF के अंदर में फैक्ट्रियों के अंदर में काम करने वाले जो मालिक हैं वो अपने मजदूरों के पूरे लोगों के नाम नहीं बताते, कारण कि पूरे लोगों का नाम अगर बताएंगे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसकी शिकायतें अगर करती है तो जो आदमी बोलता है उसको अगले दिन से गेट उनका बंद कर दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है और उसको इलीगल रिट्रेसमेंट के बारे में कहीं सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती है। अब वेंडर्स जो हैं सड़क के ऊपर में ठेला रेडी बना लेके चलने वाले लोग जो हैं, उनका जब जयपुर जैसे शहर में भी पूर्व का रजिस्ट्रेशन ने अभी कल परसों आपने अखबार में देखा होगा, हाई कोर्ट ने भी उसको ऑब्जर्व किया है, उनकी पूरी गिनती तक पूरी नहीं हुई है, उनको पूरे कार्ड तक नहीं मिले हैं। तो उनको जब उनकी गिनती पूरी नहीं हुई है, कार्ड उनको पूरा नहीं मिला है, तो उनको लाभ कहाँ से मिलेगा? इसलिए इस योजना को अगर वास्तव में लागू करना है तो सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर, उनकी पहचान करके उनको कार्ड बना करके देना चाहिए और कार्ड बनाने के बाद में अगर एक बार कार्ड मिल जाता है उनको, तब उनकी आइडेंटिटी मिलेगी, तब उनको जाकर के 60 साल के बाद में। दूसरा, इस योजना के अंदर में जो आदमी को मासिक रूप से कुछ पैसा देने की बात जब आती है तो जनरली डिफॉल्टर हो जाता है और वो डिफॉल्टर होने की वजह से वो उसकी जो योजना है लागू नहीं रह पाती है। इसलिए ये योजना जो है स्ववित्त पोषित होनी चाहिए। उसके अंदर में श्रमिक 60 साल का होने के बाद में ऑटोमेटिकली उसका लाभ पाने वाला हो जाए, उसके लिए उसको कंट्रीब्यूशन देने की आवश्यकता न पड़े, कारण कि वो आदमी उसको ESI PF के साथ जोड़ दिया जाए जब तो उसको लाभ उसको मिल सकता है। नहीं तो अगर ये उनको अगर सूचीबद्ध करके उनको रजिस्ट्रेशन को ठीक से नहीं किया जाएगा तो उनको नहीं होगा। तो इसलिए जो योजनाएं बनी है ये कोई पहली बार नहीं मिली है। दिल्ली में जब पहली सरकार थी तब से लेकर के अब तक इन असंगठित रेडी वालों के, ठेले वालों के, रिक्शे वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी और योजनाएं बीच में आकर ठप हो गई, एक जो और उनको वापस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ऐसा विषय है छंगाड़ी साहब, मजदूर भाइयों से हमारे जुड़ा हुआ 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में आत्महत्या करने वाला हर चौथा इंसान दिहाड़ी मजदूर था। दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी के मामले भी साल दर साल बढ़े। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जाहिर सी बात है कोई भी जो आत्महत्या कर रहा है वो अपनी प्रसन्नता से, अपनी खुशी से तो नहीं कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारा उसका मानसिक अवसाद होता है, बहुत परेशानियां होती है, व्यवधान होते हैं
और जब हर एक परिस्थिति से वो टूट जाता है तो फिर ये ऐसा कदम उठाता है। देखिए, सरकार की ओर से श्रमिकों को लाभ देने का प्रचार प्रोपेगेंडा तो बहुत किया जाता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। आप किसी भी चौकड़ी पे जाके देखो, सुबह घर से रोटी लेकर के आएगा आदमी, जाकर चौकड़ी पे खड़ा हो जाएगा, आधे से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, आधों को नहीं मिलेगा। तो जो निर्माण श्रमिकों के लिए योजना बनी है, उस योजना का 340 करोड़ रुपया सरकार ने, यानी गहलोत सरकार ने अपने कोविड के टाइम में ले लिया। 340 करोड़ रुपया, और उनको अभी तक वापस नहीं किया गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं थी वो सारी की सारी बंद हो गई और नया रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। अब उनको किसी तरह के लाभ मिलने की, उसी तरीके से कोविड के टाइम में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल लिए गए और उनके ऊपर में उनका पैसा लेकर के उनसे इलाज करवाया गया, उनका करीब 1000 करोड़ रुपया 3-4 हॉस्पिटल्स लिए गए, उनका बाकी है, सरकार उनको नहीं दे रही। तो ये 1000 करोड़ रुपया अगर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नहीं मिलेगा तो सरकार बजाय उनको देने के लिए खुद अपने पास में रखे। और ये बीजेपी सरकार के पहले कांग्रेस सरकार की तरफ से हुआ, और इसलिए गहलोत सरकार ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन बढ़ाने का जो कमेटी थी, उस कमेटी की मीटिंग तक नहीं की, और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में जितनी कमेटियां होती हैं, स्टेटरी कमेटी, वैधानिक कमेटियां, उन कमेटियों का गठन तक नहीं किया। जैसे मिनिमम वेज कमेटी की स्थापना की तो एक मीटिंग हुई खाली उसकी, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर मेंटेनेंस एंड एबोलिशन एक्ट है, और स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कमेटी है, उसके बाद में आपके एडवाइजरी कमेटी है। इन कमेटियों का पूरे 5 साल के अंदर में न तो वसुंधरा राजे ने अपने सरकार के टाइम में गठन किया और न अशोक गहलोत ने किया। तो ये एक नेग्लेक्टेड कम्युनिटी की तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ये क्या है कि इनकी तरफ कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सबसे बड़ा वोट का जो चंक है वो मजदूरों के पास में रहता है, और मजदूर जो है वो समझता नहीं इन तमाम बातों को। उनको ये समझता है कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, तो हम ट्रेड यूनियन के अंदर में उनको समझाने की कोशिश करते हैं भाई कि ये सारा किस्मत का खेल नहीं है, कोशिश की बिल्कुल उससे सही होगा सही संगठन सही बनाने बात का। कही। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि बिल्कुल सही मजदूरों बात। के अंदर में रणधीर जी और डॉक्यूमेंटेशन कृष्ण कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपकी सलाह को, आपकी बातों को सुन रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, सीधा मेरा सवाल यही रहेगा कि इस वर्ष में भजन लाल सरकार द्वारा मजदूर भाइयों के लिए, मजदूर बहनों के लिए कौन सी बड़ी योजनाएं लाई गई, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग राजस्थान में? देखो, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की जो सरकार आई है, अपनी स्थापना के कुछ दिन बाद ही वो चुनाव अधिसूचना में चली गई है, और बजट जो है वो अंतरिम बजट लेकर आई है। अभी जब जुलाई तक पूरा फुल फाइनल बजट आएगा, उसमें बहुत सारी योजनाएं जिनका तालमेल बिठा करके इस श्रमिक वर्ग को लाभ मिल सकता है, वो कोशिश जरूर की जाएगी। मैं एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार ट्रेड यूनियन बनाकर इंटक, एटक और मजदूरों का, मजदूर संगठनों का राजनीतिक उपयोग हुआ, उसके कारण जिस किसी गुट के मजदूर होते हैं उनके टुकड़े हो गए। कोई कांग्रेस का मजदूर संगठन है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मजदूर संगठन है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संगठन है, और ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन की सजा मजदूरों को इस रूप में मिली कि उनके हितों की चिंता प्रतिद्वंदी मानकर सरकारें नहीं करती रही, और उस डिवीजन का लाभ उनको जितना मिलना था वो लेती रही। कहीं न कहीं मजदूरों को दलीय सीमा रेखा छोड़ करके अपने हितों के संगठन में काम करना पड़ेगा। जितने प्रकार के संगठन बने, सबने उनका राजनीतिक उपयोग किया है,
इससे इनकार नहीं है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, लेकिन सदन में जहां कानून बनता है वहां जाकर उन्होंने कोई निजी विधेयक रखा हो, उनके कल्याण की कोई योजना रखी हो, ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक के किसी श्रमिक नेता का एक आध अपवाद स्वरूप जॉर्ज फर्नांडिस जैसे छोड़ दिए जाए तो बात अलग है, अन्यथा सबने उपयोग किया है। उनके काम की चिंता बहुत कम नेता मजदूर नेता आप ऐसा कहना चाह रहे हैं यूनियन लीडर होने का जो दावा करते हैं, दम्भ भरते हैं, वही मजदूरों के लिए ठीक काम नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, वो सफल होते ही मजदूर को छोड़ देते हैं और राजनीति के दूसरे जोड़ तोड़ में लग जाते हैं। वो जो जहां से निकल कर आए उस पृष्ठभूमि से अपने को अलग करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन होते वो भी मजदूरी है, होते वो भी मजदूरी है। छंगाड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर हम करणवीर जी का रुख करेंगे। छंगाड़ी साहब बोलिए। देखिए, मैं संसार से मजदूरों के आंदोलन को एटक के मार्फत कोशिश कर रहा हूँ संगठन करने की। टेक्सटाइल मिल में नागपुर के अंदर में जब मैं था तो एम्प्रेस मिल और 2 मिलें थी, उनके अंदर में लाल झंडा और पीला झंडा, तिरंगा झंडे की अलग अलग यूनियन होती थी। वो एक दूसरे को खंजर मार करके मारने तक की स्थिति होती थी। जो कृष्ण कुमार जी ने कहा है कि फ्रेगमेंटेशन जो था वो बहुत तेज था, पर समय के जाते हुए मजदूरों ने कहा कि मजदूर धर्म का पालन किया जाना चाहिए। इवन एंटक के जो अध्यक्ष हैं रेड्डी साहब, उन्होंने भी कहा कि मजदूर धर्म का पालन किया जाना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब बीएमएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है, वो आरएसएस का डायरेक्ट संगठन है। आरएसएस के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। इसलिए जब एआईटीयूसी ने 12 संगठनों को इकट्ठा करके और इकट्ठी लड़ाई आज से 10 साल से चालू किया है, आपको सुन के अच्छा लगना चाहिए कि देश के अंदर में 11-12 संगठन है, वो मिल करके इकट्ठे होकर के और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर में शुरुआत के अंदर में बीएमएस भी साथ में रहा है, पर जब स्ट्राइक का मौका आया तो उन्होंने बीएमएस से छोड़ करके अलग हो गए कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे, स्ट्राइक करने से देश का नुकसान होता है, ये कह करके अब अगर इकट्ठे होकर के मजदूर नहीं करेंगे और उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा तब कैसे आगे बात बढ़ेगी। इसलिए हम एकता की बात करने के बाद हमारे एटक के गुरुदास दास गुप्ता जब जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सारे 11 संगठनों को मिला करके एक प्लेटफॉर्म पर ला करके ये जो चिंता हमारी थी उसको दूर करने की कोशिश किया। और उस वक्त में बीएमएस के हमारे साथियों ने भी उसको पूरा सहयोग दिया था, पर बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने साथ में आना बंद कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक कंसिडरेशन तो है, मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक कंसिडरेशन नहीं है। मजदूरों के ऊपर में राजनीतिक कांड की आजादी तक जो बात एक ही कृष्ण कुमार जी कह रहे थे कि यूनियन लीडर्स को जो कार्य करना चाहिए था वो उससे छिटक गए, फिर वो मजदूरों की लड़ाई लड़ने के बजाय मतलब खुद पर उनका फोकस ज्यादा हो गया। ये देखिए, चारित्रिक कमजोरी किसी लीडर्स के अंदर में हो सकती है, ये मैं नहीं कहता। आपकी जो भावना है उस भावना को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस, कुछ संगठनों के अंदर में लीडर जो है अपने निजी स्वार्थ को आगे रख करके और मजदूरों के स्वार्थ को छोड़ करके आगे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सही ये आपने इंडिविजुअल जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल इसको समझने जो आ रहा है जी, आईटी जैसे आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंक के सिस्टम है, उसके अंदर में टाई लगा करके आदमी को कहे मैं तो साला साहब बन गया, उसको टाई बना करके और ऑफिसर बना के छोड़ दिया जाता है और उनकी तनख्वाह 8,000, 10,000, 12,000 पूरा काम करवाया जाता है। तो उनके लिए किसी तरह का कानून है नहीं और ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर में है। इसी तरह से अहम बात है, इस पर कार्य करना बहुत जरूरी है। जोमाटो के हैं। बिल्कुल करणवीर जी, मैं एक जरूर आपसे ये ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसमें हमारे मजदूर भाई कैसे तरह से सफ़र कर रहे हैं और जो योजनाएं उनके लिए बनाई जा रही है उसे आप लोग कितना सही मानते हो, धरातल पर उतना कितना फायदा मिल रहा है मजदूरों को? वर्तमान में देश के अंदर मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है। उसका कारण क्या है? अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम करके जाती है तो जो दूसरी सरकार जो भी सत्ता में आई है
वो क्या कर रही है। अभी आप भजनलाल जी सरकार का ही उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंदर मजदूर श्रमिक वर्ग को 8 रुपए में भोजन और 5 रुपए में नाश्ते की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार में आई, उन्होंने उन रसोइयों की संख्या कम कर दी, उन थालियों की संख्या कम कर दी। आज ये खाना कौन खा रहा है? वो मजदूर, वो श्रमिक खा रहा है। कहीं ना कहीं उसके पेट के राहत की बात थी। क्यों रसोइयां, क्यों उनकी संख्या कम कर दी गई? क्या ऐसी आफत आन पड़ी थी? समझ में नहीं आता। मात्र और मात्र एक ईर्ष्या का भाव कि कैसे भी कांग्रेस का किया हुआ काम को हम जाके व्हाइट वॉश कर दें। चाहे कोई भी पार्टी अगर काम करे, कोई भी राजनीतिक दल काम करे, अगर वो मजदूर के हित में है तो उसके कम से कम आगे बढ़ाना चाहिए। आज मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसका लाभ आज भारत के प्रत्येक गरीब किसान को, मजदूर को मिल रहा है। वो कुछ ना कुछ दैनिक मजदूरी, कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन का साधन कर पाता है। कहीं ना कहीं भारत पिछले 10 साल के अंदर ये तय हो जाना चाहिए था कि भारत देश के एक श्रमिक की एक आय फिक्स होनी चाहिए। जिस तरह राजस्थान के अंदर फिक्स हुआ है, वैसे ही पूरे देश के अंदर वो लागू होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको नियमित राशन की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वो राजस्थान में अगर कोई प्रवासी मजदूर आके रह रहा है तो उसको राशन की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो दुरुस्त होनी चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, इनके ऊपर राजनीति ना करते हुए अगर मजदूर की बात की जाए तो मजदूर के हालात इस वर्तमान 10 सालों के अंदर बहुत दयनीय हो गई है। कोरोना के अंदर भी आपने देख लिया है। और कांग्रेस पार्टी चिरंजीवी के साथ उनको 25 लाख रुपए का, एक मजदूर अगर आज किसी 5 स्टार अस्पताल में इलाज कराना चाहता है तो क्या वो इलाज कराना संभव हो पाएगा उसको, जब उसको दैनिक मजदूरी नहीं मिल पा रही। राजस्थान की सरकार ने 25 लाख रुपए का बीमा का लाभ यहाँ के राजस्थानियों को दिया था। और वही बात आज राहुल गांधी पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं कि देश के पूरे भारतीय श्रमिकों को, भारतीय मजदूरों को ये कम से कम ये मौका मिले कि वो अपने स्वास्थ्य का अधिकार ले पाए, वो अपने शिक्षा का अधिकार ले पाए, वो अपने भोजन का अधिकार ले पाए। और कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर मजदूरों के साथ मैदान में है। इस जो भी अभी जो 2 चरण के चुनाव हैं और प्रधानमंत्री जी बात को बुलंद करते जाए। करणवीर जी, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि वो गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी में भूख क्या होती है ये उन्हें पता है, इसीलिए वो शायद अगर नरेंद्र मोदी जी अगर शायद उस गरीब परिवार से आते तो कोरोना के अंदर मजदूरों को धक्का मार के इन राज्यों से बाहर नहीं करते, अपने गेट बंद नहीं कर लेते उस समय। कम से कम उनके जीवन यापन का सकते। आपने देखा होगा कि कैसे सड़कों के ऊपर भूखा प्यासा मजदूर अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। उसके पास ना खाने के ना साधन था, ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना उसके पास चलने के लिए कोई वाहन था, फिर भी मजदूर चला। आज जब शहरों के अंदर रोजगार की बात आई, मजदूर फिर से गांव से निकल कर आया, देश को अन्न उत्पादन कर रहा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मजदूर को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खत्म करने का, इसको तानाशाही करने का काम किया है। वो अडानी और अंडानी के परिवार के जरूर हो सकते हैं, शायद इस मजदूर परिवार के नहीं हो सकते। चलिए, मैं चाहूंगा इस पर सीधा जवाब कृष्ण कुमार जी दें, क्योंकि ये पूरी बात है आपकी सरकार से जुड़ी हुई। जो सवाल करणवीर जी ने किया है, आप दावा करते हैं कि 10 साल में हमने दिशा और दशा दोनों बदलने की कहानी हमने बनाई है, तो फिर ये जो सवाल करणवीर जी के हैं वो किस ओर इशारा करते हैं? अगर 10 साल बेहतर निकले हैं मजदूर भाइयों के लिए और गरीब वर्ग के लिए। विवेक जी, सीधे तौर पर कांग्रेस को तो कभी निकालनी है, विपक्ष का धर्म निभाते हुए उनका यही कर्तव्य बन रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में 60 साल बनाम 10 साल की अगर तुलना की जाए तो मजदूरों की स्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सुधार हुआ है। और देश में जिस प्रकार की योजनाएं मजदूरों के कल्याण के लिए चली हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, पब्लिक उसको रिस्पॉन्स कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस की जो बातें थी अब वो केवल बातें रह गई हैं। जनता को, मजदूर को, किसान को अब उन पर भरोसा नहीं है। और कांग्रेस अगर इतनी लोक कल्याण से उत्प्रेरित है तो क्यों नहीं अपने घोषणा पत्र में उन्होंने श्रमिक कल्याण की अपनी भावी योजनाएं समाहित की। ये केवल कहना, डिबेट में आना, बोलना अलग चीज है। वास्तव में कुछ करने के लिए जो काम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार कौशल मंत्रालय का विकास किया है, विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया है और 2023 से 28 तक उसको चला करके आम आदमी को लाभ देने की कोशिश की है। श्रमिक को ही मालिक बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी लगातार 10 साल से कर रहे हैं। निश्चित रूप से उतनी सफलता नहीं मिल पा रही, उसके लिए अतीत का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना वो भी जिम्मेदार है और जनमानस भी उसके लिए
उस तत्परता से तैयार नहीं है। दोनों चीजों में जो समय लगता है वो लग रहा है आने वाला समय बदलाव का है, और 2024 से 2029 के बीच बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। अब एक बार फिर से हम छंगाड़ी साहब का रुख करते हैं। छंगाड़ी साहब, जैसा कि जो बात कृष्ण कुमार जी ने पहले कही थी कि जिन मजदूर नेताओं को मजदूरों की आवाज़ को उठाना था वो ऐसा नहीं हुआ और फिर मजदूर शोषण का शिकार हुए। दुनिया में भी अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट वर्ग है जो मजदूरों को लेकर एक लंबी लड़ाई कम्युनिस्ट ने लड़ी है। लेकिन अगर आप कम्युनिस्ट देश देखें जहाँ पर कम्युनिस्ट सरकारें हैं, वहाँ पर मजदूरों को क्या मजदूरी मिल रही है। और पूंजीवादी देश हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, अमेरिका पूंजीवादी देश है, वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों के लिए पूरी तरह से खराब है, इस बात को ये चीज नकार देती है। लेकिन इसके बहुत सारे मसौदे भी होते हैं। मैं इसको लेकर एक बार आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा, दोनों बातों को लेकर, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था पर और ये जो मार्क्स की नीति है, लेनिन की नीति है, कम्युनिस्ट नीति है मजदूरों को लेकर, इस पर। देखिए, समाजवादी देशों के अंदर में सरकार की जवाबदारी होती है कि जो भी अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार दिया जाए। बोलिए। जी जी जी। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर में जो नीति है वो ये है कि जितने भी श्रमिक हैं उनको आवश्यक रूप से रोजगार दिया जाए। वैसे रशिया आज कम्युनिस्ट कंट्री रहा नहीं, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री बन गया है। पर हमारा देश इंडिया, जो कि अभी तक जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में समाजवादी जो है उसके अंदर में प्रियम्बल के अंदर में लिखा है कि भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी राज्य है। तो हमारे देश में समाजवाद की दृष्टि से जो काम, जितनी सुविधाएं अमेरिका के अंदर में अनएम्प्लॉयड लोगों को दी जाती है, उनको इंश्योरेंस के मार्फत और उनको चिकित्सा के लिए और उन तमाम सुविधाओं को तो यहाँ पे अभी तक लागू नहीं किया गया। हम अगर आंकड़े देखें तो पिछले 10 साल के अंदर में मोदी जी के काल के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट 29% बढ़ा है और 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए राशन देने की नौबत आ गई। इसका मतलब वो इस तरह से बदतर स्थिति के अंदर में है कि उनके पास खाने की स्थिति है नहीं और उनको सरकारी सहायता के ऊपर में निर्भर रहना पड़ता है। जितने भी स्टार्टअप के प्रोग्राम मोदी जी के टाइम में चालू हुए, उसके अंदर में 1923 तक 69 स्टार्टअप में से 69 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं और उनमें 15,247 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। संघाई बैंक की रिपोर्ट के अंदर में लिखा है कि 7 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत पड़ेगी, जबकि जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसके अंदर में सिर्फ 4 करोड़ लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट की और ऐसा पूंजीपतियों के लिए सुविधाएं देकर के देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए पूंजीपतियों की आय को जोड़ करके उसको बढ़ाने का आंकड़ा पेश किया जा सकता है। पर वास्तव में जो नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको किसानों की आय को देखकर तो उनको सालाना उनकी एवरेज जो है 6-7 हजार रुपया महीने की उनको इनकम पड़ती है। उनको अगर आप ये समझें कि भाई वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं तो ये कहने के लिए तो भले खुश होना है, वास्तव में जो उनकी स्थिति है उनके अंदर में बहुत ही असंतोष है। और ये असंतोष सड़कों पे अब दिखने लग गया है कि किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नहीं दे करके सारे इन लगने वाले फसल के लिए लगने वाले जो डीजल है या खाद है या पेस्टिसाइड्स है, इन सब की कीमतें बढ़ती जा रही है। मार्केट के अंदर में जब आता है आदमी तो उनको पूरी कीमत बनती नहीं है, तो मजदूर भी है, वो काम करवाने के लिए मजदूर भी महंगा मिलता है। तो इसलिए आज कृषि के क्षेत्र में भी श्रमिकों की हालत खराब है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दावा ये कर लेना कि हमने 10 साल के अंदर बहुत कर दिया। एक सवाल के लिए रोकना चाह रहा हूं मैं कि ऐसी
कोई 2-3 प्रमुख पुख्ता योजनाएं सरकार क्या मजदूरों के लिए चला सकती है जो उनके लिए बड़े प्रभावी ढंग से लागू हो और उसका फायदा मजदूरों को बेटर मिल सके इसी व्यवस्था में? इसी व्यवस्था में हम ये चाहते हैं कि कंपल्सरीली जी। हाँ, बोलिए। मेरा यही सवाल है, क्या इसी व्यवस्था में कोई बेहतर से बेहतर योजना जो आप सजेस्ट करना चाहें सरकार को मजदूरों के लिए? देखिए, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की स्थापना की जानी चाहिए। पूरे देश के अंदर में एक कम से कम हर आदमी को इतना पैसा तो मिलेगा ही मजदूरी का, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पहली बात तो इसके अंदर ये है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा के लिए दो साधन होते हैं कि आदमी को रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिले। अगर आदमी पेंशन लेकर के घर में नहीं जाएगा तो बेटे की बहू भी उसको चाय नहीं पिलाएगी, वो कहेगी कि बुढ़ा आके हाथ में दिन में तोड़ता रहता है, काम का काज का दुश्मन अनाज का, तो उसका समाज के अंदर में सुरक्षा नहीं रहेगी। तो चिकित्सा और पेंशन, इन दो क्षेत्रों के अंदर में जब तक आमूलचूल परिवर्तन करके नई तरीके की योजनाएं नहीं लगेगी। अब आयुष्मान भारत जो है वो उसके अंदर में उन्होंने 5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख की जो सीमा की है, और उसके अंदर में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को किया है वो 5 लाख की सीमा को तो थोड़े दिन में खत्म करके उसको घर भेज देते हैं, और उसके बाद फिर वो आदमी जो है बिना चिकित्सा के रह जाता है। इसलिए चिकित्सा की सुविधा, पेंशन की सुविधा और समाज के अंदर में सम्मान पूर्वक रहने के लिए उनको क्लब्स की एंटरटेनमेंट के जो साधन है उनको सुविधाएं करनी चाहिए। हमने देखा कि धार्मिक यात्राएं करके लोगों को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसे दोनों ओर से समझने की जरूरत है। और हमारे जो सम्मानित दोनों ही शीर्ष पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बात को जिम्मेदारों तक, इस सिस्टम तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल छंगाड़ी साहब, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए अब कृष्ण कुमार जी का रुख करना चाहूँगा। कृष्ण कुमार जी, हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो खास कार्यक्रम है, इस पर एक आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, किस तरह से हम उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं? विवेक जी, मजदूरों का जीवन बदलने के लिए केवल सरकार से काम नहीं चलेगा। सरकार की नौकरियां तो कुल आबादी का 1 से 2% ही होती हैं। हाँ, निश्चित रूप से उद्यमी, व्यापारी, जिनको पूंजीपति बोलकर मजदूरों को उन्हीं के खिलाफ भड़काकर राजनीति के टूल के रूप में काम लिया जाना जिस दिन बंद होगा, मजदूर का और मालिक का संबंध जिस दिन अच्छा होगा, और जिस दिन मजदूर बोलेगा कि राष्ट्र हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, तब इस देश का मजदूर भी खुशहाल होगा और देश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अन्यथा तो आंदोलन जो है वो नकारात्मक विषय बनकर रह गए। चलिए, मैं यही सवाल करणवीर जी आपसे भी मेरा रहेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। करणवीर जी, मेरा आपसे केवल यही सवाल रहेगा कि हम उन कारकों को कैसे जन्म दे सकते हैं जो हमारे मजदूर भाइयों के जीवन में एक बेहतर सवेरा लेकर आए। आदरणीय, उनको श्रमिक न्याय के द्वारा हम उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार, उनको ये गारंटी दी जाएगी, आपकी आय ये रहेगी, आपके स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इन सब मुख्य चीजों को, इन बेसिक चीजों को पूरा करके ही श्रमिकों का हम भला कर सकते हैं। बाकी तो दावे पिछले आप 10 सालों से सुनते आ रहे हैं, मोदी जी के झूठे वादे और दावे फेल हैं, तो उन पे न जाते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मजदूरों की बात तभी हो पाएगी जब उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उनकी न्यूनतम आय के मापदंड तय किए जाएंगे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे खास पैनल करणवीर जी का, कृष्ण कुमार जी का और डीके छंगाड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा। प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी मेहमान शामिल हुए। आज हम बात कर रहे थे सबसे ज्वलंत विषय पर, जी हाँ, मजदूरों के विषय पर, विश्व मजदूर दिवस पर ये खास चर्चा आप देख रहे थे प्राइम टाइम डिबेट पे, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि मजदूरों को जो वेजेस मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, फिर वो चाहे प्रतिमाह के हों या डेली बेसिस के हों, प्रतिदिन के हों, वार्षिक हों,
ये उनके लिए कितने ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। क्या उन्हें पर्याप्त भत्ता मिल रहा है, स्वास्थ्य बीमा का पूरा लाभ मिल रहा है, और सरकार की ओर से, केंद्रीय श्रम मंत्रालय बोर्ड की ओर से जो बड़े बड़े दावे जारी होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आती हैं, वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही हैं? फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर भाइयों को पर्याप्त वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? इंटरनेशनल वर्किंग आवर्स के हिसाब से उनसे काम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, कि उनसे 12 घंटे और 15 घंटे का काम लिया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल थे जिस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। इंडिया न्यूज़ राजस्थान इसी तरह से प्रमुख विषय जनता के हित के लिए लगातार उठाता रहेगा। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही।